Hello, welcome to all of you in this session of Sociology, lecture number 17th. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ लेंगे सोशल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। हम पढ़ रहे हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे सोशल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कौन कौन से फैक्टर्स फरोग देते हैं, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को कौन सी चीज़ें और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। सोशल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, अगर हम पहला फैक्टर देखेंगे तो पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से ही एक सोसाइटी में मेन चेंजेस आते हैं। बाकी फैक्टर्स भी जिम्मेवार हैं, मगर मेन चेंजेस जो आते हैं सोसाइटीज़ में दे आर ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, दे हैपन ड्यू टू इकोनॉमिक फैक्टर्स। वेल्थ क्या चीज़ है? Wealth refers to the accumulation of assets, property, and financial resources owned by individuals or households. किसको कहते हैं हम वेल्थ? Accumulation of assets, property, and financial resources. जो भी कुछ किसी आदमी या किसी ग्रुप या कंपनी के पास हो, जैसे मकान, शॉप्स, लैंड, बैंक बैलेंस वगैरह, इन चीज़ों को टुगेदर हम इन चीज़ों को किसी कंपनी की, किसी शख्स की वेल्थ बता सकते हैं। वेल्थ सिर्फ पैसे का नाम नहीं है, बल्कि सब इन चीज़ों, रिसोर्सों का नाम है जिनसे पैसा हासिल कर सकते हैं। In societies where economic status is significant determinant of social standing, wealth serves as a key basis of social stratification. जिन सोसाइटीज में सोशल स्टेटस के लिए पैसा या इकोनॉमी सबसे बड़ा और अहम फैक्टर तस्वर किया जाता है, वहाँ वेल्थ वहाँ की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बेस होती है। जैसे हम लेंगे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज या यूरोपियन सोसाइटीज। Individuals with greater wealth typically have access to better education, healthcare, housing, and leisure opportunities, leading to higher social status and privileges. जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होती है उनको बेटर एजुकेशन, हेल्थ केयर और अच्छे घर मिलते हैं, और ये चीज़ें इनको सोशल स्टेटस और प्रिविलेजेस को बढ़ा देते हैं। वेल्थ कैन परपेचुएट intergenerational inequalities as inheritance and family wealth play a crucial role in determining individual socio-economic status. जब एक आदमी के पास बहुत सारी वेल्थ होती है, उसने कैसे वो हासिल की? अपनी ग्रैंडफादर से या खुद हासिल की, लेकिन फिर यह वेल्थ इनहेरिटेंस की सूरत में नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। इनहेरिटेंस की सूरत में नेक्स्ट जनरेशनों में ट्रांसफ़र होती है। गोया जो नए इंडिविजुअल जैसे बच्चे वगैरह उस फैमिली में आते हैं, वो पैदाइशी वेल्थी नहीं थे, बल्कि वो बाप की वेल्थ से वेल्थी बन गए और उनको पैदाइशी से ही हाई सोशल स्टेटस और प्रिविलेजेस मिला। मतलब अमीर का बच्चा अमीर ही पैदा होता है और गरीब का बच्चा गरीब ही। इस तरह वेल्थ सोसाइटीज में और ज्यादा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को स्ट्रांग बना देते हैं। ऑक्यूपेशन, दूसरा जो फैक्टर है
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन refers to the type of work or profession individuals engage in to earn a living। जो भी काम आम तौर पर कोई करता है अपने लिविंग के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसका प्रोफेशन वो होता है, उसको हम उसका प्रोफेशन कहते हैं। Occupational prestige and status vary across different professions, with some occupations being more highly valued and rewarded than others। हम रोज़मर्रा अपनी सोसाइटीज़ में देखते हैं कुछ ऐसे काम या प्रोफेशनल्स हैं जिनका सोसाइटीज़ में बड़ा मुकाम है, हाई सोशल स्टेटस है, और ऐसे भी प्रोफेशनल्स हैं विच आर ग्रांटेड विद लेस प्रिविलेजेस, वो सोशल हायरार्की में लोअर एंड पर आते हैं। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन occupation often correlates with income, education, social status, as certain professions provide greater financial rewards, social recognition, and opportunities for advancement। अगर हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन काम या प्रोफेशन के बिना पर क्रिएट हो जाती है, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन काम या प्रोफेशन के बिना पर क्रिएट हो जाते हैं, वो अक्सर उनके एजुकेशन, इनकम वगैरह से होती है, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल्स के ज़रिए एक बंदा ज़्यादा कमा सकता है और ज़्यादा कमाई की वजह से उसको हायर सोशल स्टेटस मिलता है, और किसी का प्रोफेशन में इतना पैसा नहीं बनता है कि वो अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करे। आगे बढ़ते हैं। Occupational stratification can also intersect with other social bases of stratification, such as education and race, influencing individuals' life chances, opportunities for social mobility। जिसका जैसा प्रोफेशन होता है उसको उसके हिसाब के लाइफ चांसेस और सोशल हायरार्की में ऊपर जाने का मौका मिलता है, और उसके हिसाब से उसको एजुकेशन और दीगर अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। फैमिली एंड किनशिप। Family and kinship ties play a significant role in shaping social stratification by influencing individuals' access to resources, social networks and opportunities। तीसरा जो फैक्टर है वो है फैमिली एंड किनशिप। जिस फैमिली को सोसाइटी में जितना ज़्यादा अहमियत होगी, सोशल स्टेटस होगा, उसको और उसके जो एफिलेटेड फैमिलीज होंगे उसके हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करने का मौका मिलता है। सोशल नेटवर्किंग को ज़्यादा स्ट्रांग और वाइड बनाने का मौका मिलते हैं। हमने देखा है बहुत सारी सोसाइटीज़ में ये होता है, जैसे बैकग्राउंड, फैमिलीज़ का बैकग्राउंड हो, उनकी वेल्थ, उनका कल्चर और उनके सोशल कनेक्शंस हो, उसके हिसाब से उनको लाइफ चांसेस मिलते हैं और सोशल मोबिलिटी में आसानी होती है। इन मेनी सोसाइटीज फैमिली बैकग्राउंड इंक्लूडिंग पेरेंटल सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बाप ज़्यादा की जागीर, बाप की जागीर, कल्चरल कैपिटल, social connections can determine individuals' life chances and social mobility। और ये लाइफ चांसेस, सोशल मोबिलिटी वगैरह हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, उनको ज़रूर देखना। इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वेल्थ, सोशल कैपिटल
and educational opportunities within families perpetuates inequalities and reinforces social stratification over time. जब वेल्थ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है तो उससे उसी हिसाब से नेक्स्ट जनरेशन का सोशल स्टेटस कायम रहता है और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैमिलीज में और पावरफुल बन जाता है. फैमिली एंड किनशिप नेटवर्क्स आल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, सोशल कैपिटल and access to social resources which can influence individuals' social status and well-being. देखो, जो फैमिलीज होते हैं उनको अपने मेंबर्स के साथ, अपनी जो एफिलेटेड फैमिलीज होते हैं उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट होते हैं. उस इमोशनल सपोर्ट की वजह से उनको ज़्यादा मौका मिलता है सोशो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को यूज़ करने का. Location of residence. Location of residence. The location of residence such as urban versus rural areas or affluent versus disadvantaged neighborhoods can influence individuals' access to resources, opportunities and social services. चौथा जो फैक्टर है वो है जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बेस बन जाती है वो है किसी की रेजिडेंशियल लोकेशन. कोई शहर में रहता है तो गांव में कोई और रहता है. हर जगह एक जैसी वसाइल मौजूद नहीं है, हम तो ये जानते हैं. एक जैसा नेबरहुड नहीं मिलता है जिसकी वजह से किसी जगह लाइफ चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़, एक्सपोजर टू न्यू थिंग्स कम मौका मिलता है और किसी जगह ज़्यादा. Urban areas often provide employment opportunities, educational institutions, healthcare facilities, and cultural amenities compared to rural areas, leading to disparities in social and economic outcomes. हमारी नज़रों में यह है कि वो लोग जो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं यानी टाउन सिटीज़, वहाँ एम्प्लॉयमेंट यानी काम मिलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं. उनको काम मिलने का ज़्यादा चांसेस होते हैं. अच्छी एजुकेशन मिलती है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. वहाँ इस तरह के फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होते हैं. रेजिडेंशियल segregation based on socio-economic status, race, ethnicity, other factors can further exacerbate inequalities and contribute to social stratification within communities. जब एक जगह के लोगों को ज़्यादा मौका मिलता है रिसोर्सेज यूज़ करने का और दूसरी जगह के लोगों को कम, तो उससे सोसाइटीज़ में इनइक्वलिटीज़ पैदा हो जाती हैं और इससे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन और ज़्यादा मजबूत बन जाते हैं. एजुकेशन एंड नॉलेज. Education and knowledge serve as important determinants of social stratification by shaping individuals' skills, abilities and opportunities for social mobility. एजुकेशन और नॉलेज की मदद से एक इंसान अपने स्किल्स को यूज कर सकता है और इन स्किल्स की मदद से वो अपनी पोजीशन सोसाइटीज में इंप्रूव कर सकता है. एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, advanced degrees and specialized knowledge can provide individuals with advantages in the job market, leading to higher income, occupational prestige and social status. क्या होता है, जिन लोगों के पास या जो लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं उनको हाई स्टैंडर्ड, हाई सैलरी जॉब्स मिलते हैं और इन चीज़ों से उनके सोशल स्टेटस बढ़ जाता है.
Educational attainment often correlates with socio-economic status, as individuals from higher income families are more likely to have access to educational resources, extracurricular activities, and opportunities for academic achievement. مگر ایجوکیشن ہائی اسٹینڈرڈ کون حاصل کر سکتا ہے؟ ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن کون حاصل کر سکتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، اور پیسے والے لوگ ہی عام طور پر ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. عام طور پر پیسے والے لوگ ہی ہائی اسٹینڈرڈ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ایجوکیشن پر وہ ہائی اسٹینڈرڈ جابس حاصل کر سکتے ہیں. اس طرح سوسائٹی میں ان کے سوشل اسٹیٹس امپروو ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ایجوکیشن. نالج اینڈ ایکسپرٹائز in specific fields or disciplines can offer social status and influence individual social networks, professional connections and opportunities for advancement. جس کے پاس ایجوکیشن ہے، نالج ہے، تو وہ اس کو یوز کر کے اپنے سوشل سٹیٹس، اپنے سوشل نیٹورکنگ بڑھا سکتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ پبلک سپیکرز ہیں، ان کے پاس ایجوکیشن ہے، ان کے پاس نالج ہے، اس کی وجہ سے وہ کیا بن گئے؟ فیمس پبلک سپیکرز بن گئے، اور ان کا سوشل سٹیٹس بڑھ گیا. آگے کے لیکچرز میں ہم پڑھ لیں گے تھیوریز آف سوشل اسٹریٹیفیکیشن، تھیوریز آف اوریجن آف کاسٹ، تھیوریز آف origin of class system, Sanskritization, Brahminization, Westernization, Modernization, Judgment system, barter system. یہ سب آتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن میں. تھینک یو ویری مچ. آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. پلیز سبسکرائب دس چینل. کمنٹ ضرور کرنا میں اس سیریز کو کنٹینیو کروں یا نہیں. اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک بھی ضرور کرنا. اسٹے بلیسڈ. تھینکس ونس اگین.